जय हिंद। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम कई वीडियो अपलोड कर दिया है अपने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो का मैं हाईलाइट बोल रहा हूँ, आवर्त सारणी से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवर्त सारणी से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आवर्त सारणी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, उसे नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। परमाणु संख्या के आधार पर किसने सजाया था? तो मोसले ने सजाया था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और न्यूलैंड हो गया या मेंडलीफ हो गया, उसने जो था कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने सजाया था? तो न्यूलैंड और मेंडलीफ ने। आपको हो सकता है कहीं ऑप्शन में न्यूलैंड दे दे या मेंडलीफ दे दे, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से उसे मारना है। तो आपको ध्यान में रखना है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर न्यूलैंड या मेंडलीफ हो गया, इसने सजाया था। लेकिन परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को किसने सजाया था? तो मोसले ने सजाया था। इन सभी बातों को धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक कर नोट कीजिए, क्योंकि आवर्त सारणी से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 आवर्त है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है। अगर पूछ ले कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है। आपको ध्यान में रखना है कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आपको ध्यान में रखना है। आपसे अगर पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य तत्व किसे कहा जाता है, तो समूह 18 के तत्व जो होते हैं वो शून्य तत्व कहलाते हैं। और समूह 18 में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी समूह 18 के तत्व है। ये सभी शून्य तत्व भी कहलाते हैं। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी अक्रिय गैस है। ये सभी अक्रिय गैस है और इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस सभी में से आपको कोई एक दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये सभी अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी अक्रिय गैस है। सभी अक्रिय गैस है। तो आपको इसमें से कोई एक दे देगा और पूछ लेगा अक्रिय गैस निम्नलिखित में से कौन है। तो इन सभी बातों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। जो समूह 18 के तत्व होते हैं वो शून्य तत्व कहलाते हैं और इन्हें समूह 18 का तत्व कहते हैं। और जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है और इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। तो हम आते हैं, ये था पिछली वीडियो का हाईलाइट था। हम आते हैं प्रश्न की ओर। आपका आज का पहला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। आपको ध्यान में रखना है, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमने पिछली भी वीडियो में और कई वीडियो में बताया कि भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन से बनता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनेगा? तो जाइगोट बनेगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए जाइगोट नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जाइगोट बनता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता है जो कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो पपीता होता है। आपको ध्यान में रखना है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि वो गंदा जल में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में
किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं, और जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अगर डेंगू पूछ ले तो साफ जल, अगर मलेरिया पूछ ले कि तो गंदा जल में हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखें कि ओजोन परत है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है, तो ओजोन परत है। आपको ध्यान में रखना है। जो ओजोन परत होता है ना, वो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है। हानिकारक पराबैंगनी किरण जो होता है उसे पृथ्वी पर आने से रोकता है ओजोन परत, इसीलिए उसको सुरक्षा कवच कहा जाता है पृथ्वी का। आपका अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है वो उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो इनमें से सभी होगा। ऊर्जा का वाहक भी होगा, ऊर्जा का संग्राहक भी होगा, ऊर्जा का सिक्का भी होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान में रखिएगा कि एटीपी ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी आवश्यक है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है, तो शुक्राणुओं का मोचन किसे कहा जाता है, तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है और उत्परिवर्तन भी होता है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी होती है, हमने बताया था कि जो ओजोन परत होता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इस सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जो कि हानिकारक होता है और जिससे कि त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन वो हानिकारक पराबैंगनी से होता है। तो ओजोन परत उसको आने से रोकता है पृथ्वी पर। तो अगर अवक्षय हो जाए, ओजोन परत का अवक्षय हो जाए तो उससे त्वचा कैंसर होगा, उत्परिवर्तन होगा और मोतियाबिंद होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश क्या होता है, तो डीएनए अणुओं में। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर। एक नर हार्मोन है। आपका अगला प्रश्न है, एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन क्या क्या क्या, क्या होता है। एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है, तो आपको ध्यान में रखना है एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है।
शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो गेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेगर जॉन मेंडल ने ही मटर के पौधे पर जो कि संशोधन किया था। तो आपको ध्यान में रखना है और इन्हें ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। बात करें अरस्तु की, अरस्तु क्या है? तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। और कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और आनुवंशिकी का पिता गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बढ़ते हैं की ओर। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो कैसे होता है? तो विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली में हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी साइंस के प्रश्न हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कभी साइंस का करते हैं, कभी सोशल साइंस का, कभी हिंदी का। अगर आप लोग उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उन सभी वीडियो को भी देख लेना है, क्योंकि अच्छे अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपका मार्क्स बढ़ाने में मदद करेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसके लिए हम रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर अच्छे अंक लाना है और अच्छी तैयारी करना है ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।